क्रशर्स, ये चल रही है योलो जेई सीरीज। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, क्या होता है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, सॉलिड्स में कैसे काम करता है, गैसेस में कैसे काम करता है, लिक्विड्स में कैसे काम करता है, वाटर के साथ कुछ अलग स्पेशल क्यों हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है। मेरा नाम है विक्रांत किरार और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज का एक्सपेंशन हुआ है, कोई चीज बड़ी हो गई है। और थर्मल यानी कि हीट हमने उसको कहीं ना कहीं दी होगी तो उसके कारण वो एक्सपैंड हो गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं दिस इज एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चीज़ें एक्सपैंड करती है। कई बार छोटे छोटे रीजन्स में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ें छोटी भी होने लगे, जैसा कि हम वाटर के साथ पढ़ने वाले हैं वो केस, लेकिन वैसा बहुत रेयरली होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें एक्सपैंड ही करती है। समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड्स में। तो अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूँ, मान लो मेरे पास ये एक सॉलिड है, तो इसके अगर जूम इन करके देखें तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से एटम्स हमारे पास होंगे। एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी आपको बोलना है, कुछ तो उसके पार्टिकल्स है। अच्छा, इसका कुछ टेम्परेचर है। अभी रूम टेम्परेचर पे हमको लगता नहीं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, पर उसका कुछ टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब क्या है, ये सभी अपनी अपनी जगह पे इस तरीके से कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ उनके पास एनर्जी है, आप ऐसा उसको मान सकते हो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर उसका वाइब्रेशन बना दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, लेकिन उसकी कुछ मीन पोजीशन है और वही पोजीशंस यहाँ पर मैंने मार्क करी हुई है। अगर मैं इसको हीट करूंगा किसी तरीके से, यहाँ पर मैंने उसको हीट दे दी, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इनका वाइब्रेशन अब बढ़ गया है। लेकिन वाइब्रेशन बढ़ने से अभी भी हमें लगेगा कि यार वाइब्रेशन बढ़ा है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा उसका, लेकिन मीन पोजीशन तो अभी भी वही की वही है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ जाने से इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो बदल गया है। वो नहीं बदला है, वो अभी भी उतना ही हो सकता है। ऐसा होता अगर ये वाइब्रेशंस सिमेट्रिक होते। इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक होते मतलब अब जब मैं इसको इस तरीके से एनर्जी देता हूँ, ये वाइब्रेट करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बाहर की तरफ यानी एक दूसरे से दूर ज्यादा जाते हैं, पास कम आते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है, सेम एम्पलीट्यूड नहीं है दोनों तरफ, है ना। तो इस तरफ वो ज्यादा जाता है, इस तरफ कम आता है। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का। हमारे पास एक ग्राफ होता है, ये है हमारी एनर्जी, ये है हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर। आपको याद होगा ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। और यहाँ पर जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, उस वक्त हम बोलते हैं कि उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो मानते हैं, रेफरेंस उस जगह पे। तो जैसे जैसे हमारे पास एटम्स पास आते हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे तो पहले एनर्जी कम होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण, आपने ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ा है। लेकिन उसके बाद एक लेवल के बाद एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर मुझे एक मिनिमा दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारी मीन पोजीशन होगी जिस वक्त सबसे कम एनर्जी होगी। यहां पर हमारे पास एक पोजीशन आ जाती है, इसको मैं बोल दूंगा दिस इज आर नॉट। और ये जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी होगी तो हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर नॉट होगा। और मिनिमम एनर्जी मान लो ये कब होती है, ये होती है 0 केल्विन पर। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, जो हम अचीव नहीं कर सकते रियल लाइफ में, लेकिन वहां पर एनर्जी एब्सोल्युटली जीरो होती है, कोई वाइब्रेशन वहां पर हो ही नहीं रहा होता है। वही जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन की डेफिनेशन है। फिर हमने उसको थोड़ा हीट किया तो हमने उसको थोड़ी एनर्जी दे दी। अब हमने उसको एनर्जी दे दी, लेकिन अभी भी वो था यहीं पर। अब वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो वो थोड़ा, अगर मैं इन दो की बात करूं तो या तो वो दूर जा सकता है उससे, या फिर उससे पास आ सकता है। अगर यहां से मैंने उसकी एनर्जी बढ़ा दी है तो अब वो दूर जाएगा तो यहां तक आ सकता है,
पास आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो आप देखोगे दूर जाने वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये ज़्यादा है और पास आने वाला डिस्टेंस ये एक्चुअली कम है। तो दूर आप ज़्यादा जा सकते हो, पास आप कम आ सकते हो। इन दोनों के बीच की जो मीन पोजीशन होगी, मान लो हमने एनर्जी बढ़ा दी है, टेम्परेचर T1 पर हमारी एनर्जी है E1 और इस वक्त हमें दो डिस्टेंसेस यहाँ पर मिलते हैं, एक है ये यहाँ और दूसरा है यहाँ। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कहीं। तो आप देखोगे ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा एटम भले ही वाइब्रेट कर रहा था लेकिन उसकी जो मीन पोजीशन है, पहले उन दोनों के बीच का इंटरएटॉमिक डिस्टेंस R0 था, अब वही डिस्टेंस बढ़ चुका है, R0 से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। टेम्परेचर की वैल्यू आप थोड़ी और बढ़ा दोगे, यहाँ पर T2 कर दूं तो यहाँ पर मुझे मिलती है एनर्जी E2 और इस वक्त आप देखोगे कि हमारे पास एक्चुअली पहले की मीन पोजीशन से दूरी वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ये वाला डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर रही होगी। तो मैं मीन पोजीशन का भी इस तरीके से बना सकता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है इस R0 के अबाउट। अगर ये यहाँ पर ऐसे परफेक्ट पैराबोला होता, ये डिस्टेंसेस बराबर होते, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा डिस्टेंस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, दिस इज ए सिमेट्रिकल कर्व, दिस इज ए सिमेट्रिकल कर्व। ऑलराइट, तो हमारे पास मीन डिस्टेंस, मीन इंटरएटॉमिक डिस्टेंस increases with increase in temperature. सॉलिड्स की ही तरह लिक्विड्स और गैसेस भी एक्सपैंड करती हैं और उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज एक्सपैंड करती है तो किस तरीके से एक्सपैंड करेगी? हमें तीन तरीके के एक्सपेंशन पढ़ने हैं। पहला है वन डायमेंशनल, दूसरा है टू डायमेंशनल, तीसरा है थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, टू डायमेंशनल वाले को हम बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थ्री डायमेंशन वाले को हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये दोनों अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन पे। लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है? हमारे पास, पहले तो मैं इसको लिख दूंगा, दिस इज फॉर वन डायमेंशन। हमारे पास मान लो एक इस तरीके से रॉड है, ये रही हमारी रॉड, इसकी लेंथ है L0 एट टेम्परेचर T0। ये उसकी नेचुरल लेंथ है T0 टेम्परेचर में। फिर मैंने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो यहाँ पर ये एक्सपैंड हो जाएगी इस तरीके से। हीट किया तो इसकी लेंथ बन जाएगी L0 और ये हमारे पास देखो एक्स्ट्रा लेंथ आ गई, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डेल्टा L। टेम्परेचर क्या है इस वक्त? टेम्परेचर है T0 प्लस डेल्टा T। हमने डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा L0 हमारी लेंथ बढ़ गई। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कुछ रिलेशन? सबसे पहली चीज़ तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि ये जो डेल्टा L है वो प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा T के। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो मेरे पास एक कोई छोटी सी रॉड थी तो उसमें छोटा सा इंक्रीमेंट होता है। अगर मेरे पास इतनी बड़ी रॉड थी तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो देखो ये वाला इंक्रीमेंट इस छोटू इंक्रीमेंट से बड़ा है। तो हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका भी फर्क पड़ता है। तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L0 भी हमें लिखना होगा। और यहीं पर हमारे पास बस दो ही फैक्टर होते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है जिस रेंज में हम हमारी कैलकुलेशंस करनी है। तो डेल्टा L का फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा L इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा T। यही हमारा फॉर्मूला है। ये L0 इसको लिखेंगे या फिर आप इसी को लिख लो, दिस इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
ऑलराइट, हमने डेल्टा एल यानी ये तो निकाल लिया। टोटल लेंथ फाइनल कितनी हो गई? फाइनल लेंथ जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है एल नॉट प्लस डेल्टा एल। यहीं से मैं इसको लिख सकता हूं एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पर मैं एल नॉट की वैल्यू कॉमन निकाल लूंगा तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और यही हमारा सबसे ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? देखो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अल्फा, इसको लिख भी देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। यहाँ पर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर होगा तो ये भी मीटर होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे हमारे पास बचता है सिर्फ टेम्परेचर, जो कि सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट किसी में भी हो सकता है। तो इसकी जो यूनिट्स हो जाएंगी एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट इज इक्वल टू पर केल्विन, या फिर आप उसको केल्विन की पावर -1 भी लिख सकते हो। अदर यूनिट्स क्या हो सकती है हमारी? पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री फ़ारेनहाइट। अल्फा की वैल्यू एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसकी एक आध सैम्पल वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, या फिर अल्फा की वैल्यू हो सकती है 1 या फिर 5 × 10⁻6 पर केल्विन। इस तरह की सैम्पल वैल्यूज आपको देखने की मिलेंगी। अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। और अब देखते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं। हमारे पास एक है ब्रास, दूसरा है स्टील। ब्रास के लिए हमारे पास कोफिशिएंट है अल्फा 1, स्टील के लिए है अल्फा 2। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लेंथ है L1, यहाँ पर लेंथ है L2। If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which one of the following relations holds good? तो हमारे पास दो रॉड्स हैं, दोनों को गर्म करते हैं, दोनों अपना अपना थोड़ा एक्सपैंड करती हैं, लेकिन इस तरीके से कि उनके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देख लेते हैं। देखो हमारे पास इनिशियली लेंथ थी L1 एंड L2, और बोला गया है कि L2 माइनस L1 हमेशा बराबर रहता है। तो कब बराबर रहता है? पहले उसका जो भी टेम्परेचर था उस वक्त हमारे पास ये था, एक देखो टेम्परेचर T, दूसरा है टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। टेम्परेचर T पर दोनों रॉड्स की लेंथ का डिफरेंस कितना है? L2 माइनस L1। वो बराबर होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना है? L2 चेंज होकर के बन जाएगी, क्या बन जाएगी? L2 × 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, माइनस L1 चेंज होकर के कितनी हो जाएगी? वो भी बड़ी हो जाएगी, L1 बन जाएगी 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये बन जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। यहाँ आप देखोगे L2 से L2 कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा। इससे हमें वैल्यू मिलती है L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। आप देखोगे यहाँ पर डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 विच इज ऑप्शन नंबर डी। और एक सवाल देखते हैं। Two rods, one of aluminium and the other made of steel, having initial lengths L1 and L2, are connected together to form a single rod of length L1 and L2. The coefficient of linear expansion of aluminiums and steel are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by delta C, then find the ratio of L1 upon L1 plus L2. तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं किस तरीके से आया। हमारे पास एक एल्यूमिनियम रॉड थी, एल्यूमिनियम, दूसरी थी हमारे पास स्टील। ऑलराइट, यहाँ पर लेंथ थी L1, यहाँ पर लेंथ थी L2, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा ए, यहाँ पर है अल्फा एस। उन दोनों को जोड़ करके एक सिंगल रॉड बना दी है L1 प्लस L2। ठीक है, यहाँ पर L1 है, हमारे पास यहाँ पर L2 है, एक सिंगल रॉड बना दी।
If the length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by T degree Celsius, find the ratio of this. तो एक्चुअली ये साथ में रॉड बनाने के हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि अगर डी डिग्री से दोनों का टेम्परेचर रेज किया है तो ये रेशियो कितना आता है। तो हमारे पास अगर मैं इनको टी डिग्री से रेज करूँगा तो हमारे पास देखो इसका डेल्टा एल कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगा L1 अल्फा ए इंटू टी डिग्री सेल्सियस, और स्टील के लिए वो वैल्यू आ जाएगी L2 अल्फा एस टी। ये दोनों बराबर हैं, हमको दिया हुआ है ना, इफ द रॉड्स इंक्रीज विद सेम अमाउंट, तो यहाँ पर टी से टी कट जाता है, हमारे पास कंडीशन आ जाती है L1 अल्फा ए इज इक्वल टू L2 अल्फा एस। हमसे पूछा है L1 अपॉन L1 प्लस L2। अब हमें ये रेशियो निकालना है, तो देखो L1 की जगह तो मैं L1 ही लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा L1 अपॉन L1 प्लस, यहाँ पर मुझे L2 लिखना है, L2 को मैं यहाँ से उठा करके रख सकता हूँ। देखो L2 क्या बन जाएगा, L1 अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा एस। अब यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे L1 इस तरीके से कट जाएंगे। हमें जो रेशियो पता करना है उस रेशियो की वैल्यू आती है 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा ए अपॉन अल्फा एस, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप नीचे एलसीएम लोगे तो अल्फा एस ऊपर आ जाएगा, नीचे बचता है अल्फा एस प्लस अल्फा ए, विच इज ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा आंसर है। एरिया एक्सपेंशन, या फिर इसी को और एक चीज बोली जाती है, वो होता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऐसा क्यों बोला जाता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बाहरी तौर पे जो चीजें दिखती हैं, सुपरफिशियल है, इसकी फीलिंग्स काफी सुपरफिशियल है, तो जो बाहरी दिखावे वाली चीजें, दिखता क्या है, एरिया, इसलिए इसको बोला जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो अभी तक हमने लेंथ के केस में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमारी लेंथ बन जाती है लेंथ इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। एरिया के लिए सेम हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है ए नॉट 1 प्लस समथिंग डेल्टा टी, और ये जो समथिंग है यहाँ पे इस बार बीटा वो वैल्यू आ जाती है, तो उसी को हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पर बीटा जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, या फिर आप इसी को कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। अच्छा, इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई एरिया है ना, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, हमारे पास कुछ इस तरीके से एरिया था। एरिया इनिशियली क्या था, यहाँ पर हमारे पास थी L नॉट लेंथ, इस तरफ थी हमारे पास H नॉट लेंथ इनटू हाइट कर दिया है। बाद में ये बड़ी हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरिया आ जाएगा। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ जो भी एक्सपेंशन हो रहा है ये दूसरी तरफ जा रहा है, या फिर हम अपने एक्सेस को इस तरीके से मूव कर लेंगे। ऑलराइट, कैलकुलेशन करते हैं। देखो हमारा L नॉट जो है, हमारे पास एरिया नॉट जो इनिशियल एरिया था वो आ जाता है L नॉट इंटू H नॉट, फिर बाद में हमारे पास एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ एरिया कितना हो जाएगा, L नॉट भी चेंज हो गया है, H नॉट भी चेंज हो गया है। L नॉट चेंज होकर कितना हो जाता है, हो जाता है L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। H नॉट कितना चेंज हो जाता है, H नॉट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है, देखो L नॉट H नॉट, अंदर अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 1 प्लस 1 को करो इससे, फिर ये वाले 1 को इससे करो, और फिर इन दोनों को आपस में करो, तो वैल्यू आती है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आती है। याद करो अल्फा की वैल्यू किस तरह की होती थी, 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर वो सब वैल्यूज आ रही हैं, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻10 पर डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर का। तो इसको हम 1 के आगे डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, तो हम वही करते हैं, इसको कर देते हैं इग्नोर, अप्रॉक्सीमेटली 0 इसको बोल देंगे, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है। देखो एरिया है L नॉट H नॉट को मैं लिख दूंगा A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर आप और एक चीज देखोगे, ये जो बीटा था
कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू एक्चुअली लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसकी ट्वाइस आ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पर हम लिख देंगे बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और एक चीज है को, यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमने एक चीज अज्यूम कर ली। क्या अज्यूम कर लिया? कि इस दिशा में और इस दिशा में हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बराबर है। दोनों को ही हमने देखो यहाँ पर अल्फा मान लिया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेम होता है किन मटेरियल्स के लिए? जो होते हैं हमारे आइसोट्रोपिक। फॉर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में चीजें बराबर हैं। इधर भी सेम अल्फा, इधर भी सेम अल्फा, इधर भी सेम अल्फा, या कोई और प्रॉपर्टी है तो सब सेम होती है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। फॉर एनाइसोट्रोपिक, है ना, जो आइसोट्रोपिक नहीं है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, हम बीटा की वैल्यू लिखेंगे। यहां पर देखो अल्फा इस डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा वाई। तो ये जाएगा अल्फा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा वाई, और ये अल्फा एक्स अल्फा वाई हो जाएगा। वो तो एनीवे जीरो होना है, उसकी वैल्यू तो फिर भी छोटी है। तो वहां पर हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। अच्छा, इस तरह के मटेरियल्स होते भी हैं एनाइसोट्रोपिक। याद करो, कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उसमें क्रिस्टल्स होते हैं ना। हमें पास पता है यहाँ पर एक एटम है, फिर उसके बाद यहाँ एटम होगा, फिर यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा। एक मान लो इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें पता है इस तरफ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कुछ और है, इस तरफ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कुछ और है, इस तरफ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कुछ और है, और अलग अलग तरीके के एटम्स यहाँ पर हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि अल्फा कितना होगा। तो यूजुअली जो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, जिसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, उसमें कोई क्रिस्टल नहीं बनता, बस मटेरियल चारों तरफ पड़ा हुआ है इधर उधर। तो वो होते हैं हमारे एनामॉर्फस। इस तरीके से हमारे पास एरिया एक्सपेंशन के फॉर्मूले आ जाते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की भी बातें कर सकते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम देखेंगे वॉल्यूम हो जाता है फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां पर गामा है, उसको क्या बोला जाएगा? दिस इज आवर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेम चीजें हम डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने एरिया वाले में डिराइव किया था। हमारे पास एक एक्सिस बना लेंगे, इधर होगा हमारे पास x, इधर होगा हमारे पास y, इधर होगा हमारे पास z। पहले हमारे पास कोई इस तरीके से एक क्यूब होगी, और फिर गर्म करने पे वो एक्सपैंड हो जाएगी। यहाँ पर भी आप पहले लिख दोगे कि हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो था Lx, Ly, Lz, जो भी लेंथ थी। फिर बाद में हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, L में अपना अलग एक्सपेंशन होगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Lx इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी। Ly बन जाएगा Ly इंटू 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी। और फिर हमारे पास बन जाएगा Lz इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा z डेल्टा। अब आप इसको फिर से देखोगे तो ये बन जाता है Lx, Ly, Lz, इन तीनों को सामने ले आओ तो ये बन जाता है v नॉट, दिस इज v। और हमारे पास ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे भी अल्फा स्क्वायर वाली टर्म आ रही है उसको इग्नोर कर दो, एक अल्फा क्यूब वाली टर्म भी आ जाएगी। लेकिन हम लिख देंगे 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा z। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा टी भी यहाँ पर आएगा, और ये वैल्यू। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? जब हमारे पास अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा z सारे अलग अलग हैं, तो ये हम बोल देंगे दिस इज फॉर एनाइसोट्रोपिक, है ना। सिमिलरली हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। कब आएगा? जब सारे के सारे अल्फा बराबर हैं। तो ये हो जाएगा फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। यही हमें चीजें देखनी। तो फॉर आइसोट्रोपिक यहां पर मैंने देखा, क्या देखा? एक हमारे पास अल्फा होता था लीनियर वाला,
दूसरा होता था हमारे पास बीटा एरिया वाला विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, और फिर तीसरा हमने देख लिया अभी गामा जो वॉल्यूम वाला है उसकी वैल्यू आ जाती है 3 टाइम्स अल्फा। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं क्या, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत ही कम आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। A non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion as 5 into itne degree per degree Celsius along the x-axis and itne along the y and z-axis. If the coefficient of volume expansion of the solid is itna, then the value of C is। ये वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 60। कैसे आया देखो, हमें पता है गामा की वैल्यू एनाइसोट्रोपिक के लिए हो जाती है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, और यहाँ पे सभी की वैल्यू आप देखोगे 5 5 5 है, तो आप 5 5 5 15 कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमें देखना है यूनिट्स, यहाँ पे 10⁻⁻5 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो अल्फा एक्स को मैं बोल दूंगा 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस अल्फा वाई और अल्फा जेड की वैल्यू सेम है विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये हमारे पास टोटल आ जाता है 60 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दिस इज इक्वल टू 60। यही तो हमसे पूछा हुआ था, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो किसी भी चीज के बीच में अगर कोई होल बचा हुआ है तो कैविटी होती है। कई बार हमारे दांतों में कैविटी आ जाती है, कुछ छेद जैसा हो जाता है जिसमें खाना फंसे फंसे फिर सड़ जाता है। तो कैविटीज कभी अच्छी होती हैं कभी खराब भी होती हैं। देखते हैं हमारे पास कैविटी या थर्मल एक्सपेंशन में किस तरीके से हमें यूज करनी है। हमारे पास एक मेटल की इस तरीके से शीट है या फिर आप इसको एक क्यूब मान सकते हो, 3 डायमेंशनल बॉडी भी ये हो सकती है, कैविटी दोनों में ही बन सकती है। इसके बीच में कैविटी है इस तरीके से, अब इस मेटल को मैं गर्म करूंगा, कैविटी है मतलब वहां पर हवा भरी हुई है, ठीक। तो क्या होगा, हमारे पास मेटल एक्सपैंड होगा, ये इधर एक्सपैंड होगा, 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 हर तरफ एक्सपेंशन होगा। अंदर की तरफ मेटल क्या इस तरीके से एक्सपैंड करेगी, करेक्ट? तो ये करेक्ट नहीं है। ऐसा में देख के लगता है कि मेटल को एक्सपैंड करना है तो यहाँ पर भी एक्सपैंड कर जाएगी, लेकिन हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, आप इसको ऐसा समझो फोटोग्राफिक तरीके से होता है। तो इसको मैं जूम इन कर दूं, ऐसा आप इफेक्ट समझना है आपको। तो यहाँ पर एक्चुअली ये इस तरफ एक्सपैंड होगा, ये इस तरफ एक्सपैंड होगा, ये इधर एक्सपैंड होगा, ये इधर एक्सपैंड होगा, और ये भी इधर जाएगी, है ना। ये भी कैविटी भी एक्सपैंड होती है। तो यहाँ पर तो हम इस तरीके से एक्सपेंशन ड्रॉ कर देते हैं, सभी तरफ एक्सपेंशन होता है। और यहाँ पे हम इसको लिख भी सकते हैं, दिस इज फोटोग्राफिक एक्सपेंशन या एनलार्जमेंट, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अच्छा, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है तो क्या होता है, मान लो मैं ऐसे मेरी फोटो खींचूं, इसको आप जूम करो तो क्या होगा, ये सब बड़े हो जाएंगे, ये डायमेंशन ऐसे बड़ी हो जाएगी, ये डायमेंशन ऐसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, ये जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, है ना। नहीं तो फिर तो दुनिया में बहुत गड़बड़ हो जाती, जूम इन करने से एंगल्स नहीं चेंज होते। तो यहाँ पे हमें एक और चीज लिखनी होगी, एवरी डिस्टेंस इंक्रीजेज, एवरी डायमेंशन इंक्रीजेज, एंगल्स remain unchanged। अगर सेम मटेरियल का है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो, है ना। नहीं तो और भी तरीके के हो सकते हैं, मान लो हमने इस तरीके का बना दिया जहाँ पे हिंज लगे हुए हैं और यहाँ पर एक अलग टाइप का मटेरियल लगा दिया। अब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे इस तरीके से, मान लो ये बहुत ही कम एक्सपैंड हुआ, उस केस में एंगल चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर तीनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो एंगल चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर सेम मटेरियल। तो इसका एक्चुअली मैं बना देता हूँ यहाँ ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सपैंड करोगे आप
तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, रॉड इस तरीके से बन जाएंगी, नो चेंज इन एंगल्स, है ना, ये यहाँ से गर्म होके इस तरीके से बड़ा हो गया है। दूसरा केस कैसा हो जाएगा, हमारे पास 1 2 3, यहाँ पर 2 मटेरियल सेम है, इसका मटेरियल अलग है। इसको जब मैं गर्म करूँगा तो मान लो हमारी लाल वाली में ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन ब्लू वाली रॉड्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ब्लू वाली रॉड्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल होने के कारण यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे दिस एंगल एंड दिस एंगल हैज चेंज्ड, ये और ये चेंज हो चुके हैं। बहुत अच्छे। अब आता है सवाल, हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक मेटल की शीट है, यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से कैविटी है, सर्कुलर कैविटी, इसका कुछ रेडियस है यहाँ पर r। अगर मैंने इसको गर्म किया, इसको गर्म करूंगा तो इसके सारे डायमेंशन बढ़ेंगे, ये इस तरीके से बढ़ेगा, ये वाला डायमेंशन है तो वो भी बढ़ेगा, इसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी अगर लेंथ लिखूं, यहाँ पर इसकी लेंथ है l, तो लेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा ऑफ मेटल डेल्टा टी। सबको समझ में आया? रेडियस के लिए क्या लिखूंगा, r इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर आप देखोगे कि बीच में कैविटी है, तो वहां पे क्या भरा हुआ है हमारे पास, एयर। तो यहां पर क्या मुझे एयर लिखना चाहिए, यहां पर मुझे एयर नहीं, यहां पर भी मुझे मेटल ही लिखना है, ठीक, क्योंकि जो एक्सपैंड हो रहा है वो रेडियस एक्चुअली एक रिजिड बॉडी है, वो इस तरीके से एक्सपैंड हो रही है, पूरी की पूरी बॉडी एक्सपैंड हो रही है। आपको फील करना पड़ेगा, यहाँ पे एयर का एक्सपेंशन वाला कोफिशिएंट यूज नहीं होगा, और एनीवे एयर तो कंप्रेसिबल होती है, तो उसके छोटा अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज हो जाएगा उसका, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेटल ही यूज करना है यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए। हमारे पास एक इस तरीके से शीट है, शीट में यहाँ पर एक छोटा सा कैविटी है, यहाँ पर एक बड़ी सी कैविटी है, यहाँ पर हमारे पास है एक रेडियस इस तरीके से R2, यहाँ पर एक रेडियस है R1, हमारे पास यहाँ पर लेंथ है L1, हमारे पास यहाँ पर लेंथ है L2। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, इसको अब मैंने कर दिया यहाँ पर गर्म, तो क्या होगा, सबसे पहली बात बताओ L2 में क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, L2 के साथ क्या होगा, L2 भी इंक्रीज होगी, है ना, ये इस तरीके से बड़ी हो जाएगी थोड़ी, ओके। R1 के साथ क्या होगा, R1 भी बड़ा होगा, R2 के साथ क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से R1 भी इधर बढ़ रहा है, यहाँ से R2 भी इधर बढ़ रहा है, तो क्या L1 छोटा हो जाएगा, L1 के साथ क्या होगा, तो L1 छोटा नहीं होगा, L1 भी इंक्रीज कर रहा है। फोटोग्राफिक जूम की तरह आप इसको समझो, एनलार्जमेंट फोटोग्राफिक हो रहा है, आप इसको जूम करोगे तो सारी की सारी चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं, और हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, L2 इज इक्वल टू L2 नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ मेटल, ये जो भी मेटल था डेल्टा। सभी के साथ वही लिखना पड़ेगा, हम R2 के लिए भी लिख देंगे, R2 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी R2 नॉट 1 प्लस अल्फा मेटल डेल्टा टी। एयर का यूज नहीं करेंगे, जो भी मटेरियल होता है उसी का हम यूज करते हैं। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का अनॉमलस बिहेवियर, अनॉमलस बिहेवियर होता क्या है, अनॉमलिटी होता क्या है, हाँ हम देखते हैं, कोई भी चीज जो नॉर्मली जैसे बिहेव करनी चाहिए वैसी नहीं हुई तो कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज होती है, जो नॉर्मल ना हो, नॉट नॉर्मल, इट इज कॉल्ड अनॉमलस, ठीक। तो क्या नॉर्मल नहीं है, पानी के केस में हमारे पास देखो, यहाँ पर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ, ये है हमारा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस,
अच्छा, मेरे पास मान लो यहाँ पर कोई टेम्परेचर है, उस वक्त यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस एक्सिस पे है वॉल्यूम। ऑलराइट, मेरे पास यहाँ पर कुछ टेम्परेचर पे कुछ वॉल्यूम मुझे देखने को मिलता है। ठीक, फिर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वॉल्यूम रिड्यूस होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से लीनियर वेरिएशन होना चाहिए ना, लीनियरली नीचे आनी चाहिए, लेकिन वो लीनियरली वो नीचे नहीं आती है। हमें देखने को मिलता है कि इट्स नॉट लीनियर, ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है। तो क्या ये एनॉमलस हो गया? एनॉमलस अभी तक नहीं हुआ है, हमने तो लीनियर अज्यूम किया था, लीनियर की जगह लीनियर से थोड़ा सा अलग चला गया, लेकिन टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम की वैल्यू कम जरूर हो रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब फिर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो वॉल्यूम एक्चुअली बढ़ने लगता है। हमारे पास यहाँ पर अब टेम्परेचर बढ़ने लगता है इस तरीके से। अब ये जरूर एनॉमलस पार्ट है, टेम्परेचर कम करने पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। और एक चीज, यहाँ पर जब ये फ्रीज हो जाता है तो लिक्विड से जब हम सॉलिड में जाते हैं तो वॉल्यूम एक्चुअली और कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर से हमें एनॉमलस बिहेवियर देखने को पड़ता है, अचानक से वॉल्यूम में जंप आता है। यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है आइस, यहाँ पर आ जाएगी। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। क्यों होता है उसके कुछ कारण है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसके दो सबसे इंटरेस्टिंग आउटकम क्या है। ये वैल्यू जो होती है ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस। पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होता है पाइप्स बर्स्ट इन विंटर्स। तो पाइप है मेटल का, उसके अंदर हमारे पास पानी है, रात को ठंड पड़ी, पानी जम गया, सॉलिड हो गया, अचानक से उसका वॉल्यूम बढ़ा और वहां पर पाइप कमजोर रहेगा तो वो फट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पाइप बर्स्ट हो जाते हैं। तो कोल्ड कंट्रीज में एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए उनको बहुत ही महंगे थोड़ा मजबूत वाले पाइप्स लगाने पड़ते हैं। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे काम का रिजल्ट है वो है आइस फॉर्म्स ऑन टॉप ऑफ वाटर सरफेस। ऐसा क्यों होगा? देखो, हमारे पास कोई भी इस तरीके से एक मान लो पॉन्ड है, उसमें हमारे पास कुछ पानी है। अब पानी ठंडा होता जा रहा है, सर्दियों के दिन है, और यहाँ पर ठंडी में अगर मान लो यहाँ पर बर्फ जम गई किसी भी चीज़ की, लेकिन बर्फ का वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी अचानक से कम हो जाएगी, तो फिर वो ऊपर तैरने लगेगी और यहाँ पर हमारे पास आइस ऊपर आती है। तो हमारे पास आप देखोगे कि जो आइस है वो ऊपर आएगी, दिस विल बी आइस, और हमारे पास नीचे पानी बच जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है इस पॉइंट पे पानी कौन सा होगा? सबसे ज्यादा डेंस पानी जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होगी? जब वॉल्यूम सबसे कम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाला। तो हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस इस पूरे पॉन्ड में, या तो पूरा का पूरा टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम हो जाए, लेकिन अगर हो सकता है तो 4 डिग्री सेल्सियस यहीं पर होगा। ओके, इसका फायदा क्या है? जब सर्दियां पड़ती हैं और अगर बर्फ ऊपर की तरफ नहीं आती तो हमारे पास बर्फ एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करती है, तो इसकी वजह से हीट ट्रांसफर रुक जाता है और ज़्यादा पानी जमता नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ पर कुछ मछलियाँ होंगी वो खुश हो जाती हैं। ये मछली जो है वो खुश हो जाएगी। क्यों खुश हो जाएगी? क्योंकि अब वो जमेगी नहीं। अगर आइस भारी होती तो सबसे पहले पानी नीचे से जमना शुरू करता, पूरा का पूरा पानी जम जाता, सारी मछलियाँ मर जाती जम के। तो उसके कारण एवोल्यूशन नहीं होता, और आज हम और आप यहाँ पर बैठ के ये सब चीज़ें कर नहीं रहे होते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे एवोल्यूशन में। इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस का क्या कोई लीनियर एक्सपेंशन होता है? तो आइडियल गैस को जब भी हम नापते हैं, क्योंकि वो एक फ्लूइड है, तो उसका हम हमेशा हमारे पास वॉल्यूम ही होता है। सेम चीज़ हमारे लिक्विड्स के लिए होती है, वहाँ पे भी हमेशा वॉल्यूम ही होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक पिस्टन है जिसमें गैस इस तरीके से रखी हुई है। अब मैंने इसको यहाँ पर गर्म किया, गर्म करूंगा तो क्या होगा? गर्म करूंगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं। कैसे होंगी दो चीज़ें? देखो, हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे कभी पढ़ लोगे। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R हमारा कांस्टेंट है, T होता है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। देखो होगा क्या, प्रेशर कुकर याद है आपको? प्रेशर कुकर में यहाँ पर पिस्टन लॉक होता है, बेसिकली ढक्कन बंद होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता।
टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है, एकदम से प्रेशर इतना बढ़ता है कि सीटी बजने लग जाती है ना, फिर यहाँ से गैस निकल जाती है। अगर हम यहाँ पर इस पिस्टन को खुला छोड़ दें तो बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका थोड़ा सा वजन होगा, उसके कारण यहाँ पर प्रेशर फिक्स है। तो हमें सबसे पहली चीज तो माननी है कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर गर्म करूंगा उस पिस्टन को, तो पूरे के पूरे सेटअप को, तो पिस्टन ऊपर मूव करने लग जाएगा, है ना। तो कैसे मूव करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का, वही हमें देख लेना है और हमें पता करना है कि इसका गामा कितना है। तो पहली बात तो इक्वेशन लिखो, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि गामा क्या होगा, और इसके लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। हमें गामा की वैल्यू पता करनी है, या फिर यहां से मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जो हुआ है उसकी वैल्यू है वी नॉट गामा डेल्टा। अगर मुझे गामा पता करना है तो गामा पता करना है, इसका मतलब मुझे डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, ये चीज मुझे पता करनी है। कैसे पता कर सकता हूं, इस इक्वेशन का यूज करके। यहां पर देखो, इस आइडियल गैस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, अगर मेरा प्रेशर भी कांस्टेंट है तो मैं लिख दूंगा V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dV इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी डी टी। अगर मैं यहाँ पर t से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर t से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाती है, एन आर टी अपॉन पी। एन आर टी अपॉन पी देखोगे तो वो फिर से बन जाता है v, तो ये बन जाता है हमारा डी वी इज इक्वल टू वी डी टी अपॉन टी। हमें क्या चाहिए, डी वी अपॉन वी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए आ रहा है। अच्छा, छोटे छोटे चेंज थे, थोड़ा बड़े चेंज हो जाएगा, ये भी छोटे छोटे से ही चेंज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 बाय टी, हमारे पास रिलेशन आ जाता है गामा इज इक्वल टू 1 बाय टी फॉर एन आइडियल गैस, जहां पर टी इज इन केल्विन, ये है केल्विन में। बस यही हमें पता करना है। थर्मल एक्सपेंशन, हमने सारे जो कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं वो तो समझ लिए हैं। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, वो हम लिख लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन जैसा ऑब्जर्व किया गया है कि सॉलिड्स में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड्स में, और उससे भी ज़्यादा होता है गैसेस में। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स और गैसेस के लिए लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उन सब का कोई मतलब नहीं होता। सब फ्लूइड्स हैं तो उनका वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने देखा था कि अल्फा का जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी 1 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, या फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती थी हमारे पास फॉर्मूले से, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेल्टा टी, करेक्ट। तो यहाँ पर लेंथ आप चाहे मीटर में रखो तो ऊपर भी मीटर में चेंज होगा, नीचे भी मीटर में चेंज होगा, कट जाएगा, या सेंटीमीटर में रखो, या फीट में रखो, या लाइट ईयर में रखो, किलोमीटर में रखो, किसी में भी रखो, हमारे पास लेंथ की यूनिट के इंडिपेंडेंट है, सिर्फ टेम्परेचर की जो यूनिट है उसका फर्क पड़ता है। तो जो वैल्यू हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम में आ रही है वही यूनिट किसी और सिस्टम में भी आ सकती है अगर टेम्परेचर की यूनिट सेम है तो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा आर नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, या फिर हम एक ऐसा कॉम्पोजिट मटेरियल बना सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा कुछ और था, फिर इधर अल्फा कुछ और था, थोड़ा थोड़ा अल्फा इधर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास एक्चुअली अल्फा, बीटा, गामा की वेरिएशन भी हो सकते हैं। और उससे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो वाले थोड़े से देख लेते हैं। वेरिएबल कोफिशिएंट, मान लो हमारे पास एक इस तरीके से रॉड, ये रही रॉड। अब इस रॉड में हमें कुछ एक्सिस बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर
एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा होगा, हमारे पास दो तरीके के केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, है ना, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स। या फिर दूसरा केस हो सकता है अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। या फिर तीसरा केस हो सकता है अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड टेम्परेचर बोथ, जो कि हमारे सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया, उसको हमें नहीं पढ़ना। ठीक, तो हमारे पास दो तरीके की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर अल्फा एक्स का फंक्शन है तो देखो हम यहाँ पे अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्स पे अल्फा की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कुछ और है। अभी तक हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब सिर्फ एक्स का फंक्शन है अल्फा, हमारा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में जो चेंज है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेल्टा टी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ लेंगे dx थिकनेस की, तो वो हो जाएगी ये एल नॉट। dx थिकनेस पे हमारे पास कुछ अल्फा है, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और उसके कारण उसमें जो छोटा सा चेंज आया उसको मैं क्या लिख दूंगा, d ऑफ डेल्टा एल, छोटा सा डेल्टा एल, है ना, इज इक्वल टू, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमें इसको कर देना है इंटीग्रेट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा फाइनल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा टी, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में अंदर बचेगा अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के एल तक, या जो भी इसकी वैल्यू है, या फिर यहाँ L1 से लेकर L2 तक जो भी हमें वैल्यूज दी जाएंगी उस हिसाब से आप लिमिट लगा सकते हो। तो 0 से लेके L मैं यहाँ पर लिख दूंगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका एक सैम्पल क्वेश्चन हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उसको आप कॉमेंट कर देना क्या इसका आंसर आता है, बहुत ही आसान है। दूसरा केस है हमारे पास अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता था। अब पूरी की पूरी रॉड में अल्फा सेम है लेकिन टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो इस एल नॉट को मैं एक्चुअली बाहर निकाल सकता हूँ और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो छोटा सा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट पूरी की पूरी बाहर, अल्फा इंटू अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी इंटू छोटा सा टेम्परेचर में चेंज डी टी। ठीक, छोटा छोटा चेंज करते जाएंगे। एल नॉट पूरी की, देखो छोटा सा चेंज करूंगा लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो पूरी की पूरी लेंथ के कारण छोटा सा डिफरेंस आएगा, तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो इस तरफ आ जाएगा डेल्टा एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट में बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल बचेगा अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। लिमिट्स क्या रखोगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर हमें दिया होगा इनिशियल टेम्परेचर टी आई से लेके टी फाइनल तक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो सकती है अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करो और आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट में जरूर कमेंट करना है। ये दोनों के दोनों आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। An isosceles triangle made up of thin rods is made such that distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged with temperature. Find a relation between L1 and L2 in terms of alpha 1 and alpha 2. तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो एक इस तरीके से ट्राइंगल बनाया हुआ है, आइसोसेलेस है, कौन सी साइड्स बराबर दिख रही है मेरे को, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दिख रही है, लिखा हुआ है L2 सेम मटेरियल की बनी हुई है। एपेक्स और बेस है ना, एपेक्स और मिड पॉइंट का बेस, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कौन सा है, वो डिस्टेंस है हमारा ये वाला, ये वाली हमारी डिस्टेंस है डी। हमें बोला गया टेम्परेचर बढ़ाने पे ये एडी की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ऐसा हो कैसे सकता है। पहले तो इस चीज को समझते हैं। देखो अगर तीनों सेम मटेरियल की बना होती तो वो एज इट इज जूम इन हो जाता, लेकिन अब ये सेम मटेरियल की नहीं है, ये वाला मटेरियल अलग है, तो ये रॉड थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी लेकिन ये वाली रॉड ज्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, तो ये एंगल इस तरीके से खुल जाएगा और हमारे पास ले दे करके एडी की लेंथ सेम आ जाती है।
तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, इसमें हमें ये देखना है कि एडी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कि एडी इनिशियल इज इक्वल टू एडी फाइनल, फाइनल या फिर आफ्टर डेल्टा टी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है इनिशियल। तो देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एडी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर माइनस L1/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L2 का स्क्वायर माइनस L1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एडी फाइनल क्या होने वाला है वो भी आप लिख सकते हो, और L1 और L2 को आप वही 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यहाँ पर कर दोगे। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा L2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर एक चीज़ आपको जो करनी है, पहली चीज़ यहाँ पर से इन दोनों अंडर रूट को आप हटा सकते हो, अंदर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर वाली जो टर्म्स आएगी उसको भी इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा L2 स्क्वायर, अभी मैं इस वाले को कर रहा हूँ है ना, L2 स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से ये वाली वैल्यू आ जाती है 2 अल्फा टू डेल्टा टी माइनस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा टू डेल्टा टी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो L2 स्क्वायर जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये L1 स्क्वायर बाई 4 जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास देखो मैं सीधे इसको काट देता हूँ, दिस एंड दिस। हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, L2 स्क्वायर 2 अल्फा टू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 अल्फा टू डेल्टा टी। अगेन डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, हमारे पास 2 से 2 भी कट गया, वैल्यू आ जाती है L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा, इनका स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। यही हमें रिलेशन है जो पता करना था। बहुत ही अच्छा सवाल था। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और तरीका हो सकता है? एक और आसान तरीका है जिसमें हम कैलकुलस का यूज करते हैं। देखो, हमें क्या पता करना है कि एडी में चेंज नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो कैलकुलस की भाषा में से क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ ऑफ एडी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ओके, क्या मुझे एडी पता है? एडी की वैल्यू कितनी है, वो है अंडर रूट ऑफ L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बेसिकली L1/2 का स्क्वायर था, नीचे 1/4 हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अंडर रूट वाली टर्म लिखूंगा और सब चेंजेस करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अगर एडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो एडी के स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब डी ऑफ एडी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, उसको मैंने 0 प्रूफ कर दिया तो भी मेरा काम हो जाए। एडी का स्क्वायर क्या है, वो है d बाय डी टी ऑफ L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू मुझे 0 कर देनी है। बहुत आसान। यहाँ पर अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो पहली वाली टर्म को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2L2 इंटू डी ऑफ L2 डिवाइडेड बाय डी टी माइनस 2L1 डी ऑफ L1 डिवाइडेड बाय डी टी, और यहाँ पर नीचे एक 1/4 भी था, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। यहाँ पर आप देखोगे 2 से 2 इस तरीके से कट जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है L2 डी L2 अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू L1 डी L1 अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय 4। ओके, हमारे पास बहुत अच्छी इक्वेशन आ गई, लेकिन इसका करें क्या? देखो, हमारे पास और एक इक्वेशन है
चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी एल इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी, छोटा सा, या फिर मैं लिख सकता हूँ डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल टाइम्स अल्फा। इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाती है एल टू इंटू डी एल टू अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा एल टू अल्फा टू, है ना। तो ये हो जाएगा एल टू इंटू एल टू अल्फा टू इज इक्वल टू 1/4 एल वन इंटू एल वन अल्फा वन। और यहाँ से हमारे पास फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, एल वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा टू अपॉन अल्फा वन, या फिर हम लिख सकते हैं एल वन अपॉन एल टू इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ अल्फा टू डिवाइडेड बाई अल्फा वन। बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों अप्रोच पता होना ज़रूरी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। For a temperature rise of 20 degrees Celsius, a 25 centimeter long rod of metal A expands by इतने सेंटीमीटर and a 10 centimeter rod of metal B expands by इतने सेंटीमीटर। तो इफेक्टिवली हमें ये जो लाइन है इसमें बता दिया गया है कि दोनों मेटल्स के अल्फा ए एंड अल्फा बी की वैल्यू कितनी है, हम उसे पता कर सकते हैं। A thin composite rod of इतने सेंटीमीटर made up of metal A and B joined at ends expands by इतने सेंटीमीटर for a temperature change of इतना। Find the length of parts of metal A and metal B used। तो हमारे पास इफेक्टिवली बाद में जो रॉड बनाई गई है वो एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये है मेटल A, ये है मेटल B, दोनों का यूज़ करके बनाई है। हमें टोटल लेंथ दी हुई है कि 50 सेंटीमीटर है, और इसको जब गर्म करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस से तो दोनों का कुछ कुछ एक्सपेंशन होगा। दोनों का जो एक्सपेंशन होगा वो मिला करके 0.03 सेंटीमीटर आना चाहिए। अल्फा पता करने के लिए आपको इस पहली लाइन का यूज़ करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर आता है एल ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एल बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कैसे आया देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है, देखो, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से हमारे पास अल्फा ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी फॉर ए। ए मेटल के लिए हमारे पास चेंज इन लेंथ कितना था, वो लिखा हुआ था 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 डिवाइडेड बाई उसकी लेंथ कितनी थी 25 सेंटीमीटर। चेंज इन टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁵ से, और फिर माइनस भी कर दूंगा, तो यह आ जाता है हमारा 1000 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 20। यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया, नीचे है 50, ऊपर है 100, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 2 इंटू 10⁻⁵ यूनिट्स पर डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरीके से हम अल्फा बी कैलकुलेट कर लेंगे मेटल बी के लिए। तो वहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी फॉर्मूला लगाओ। तो मेटल बी के लिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी और उसमें चेंज हुआ है 0.002, 0.002 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर चेंज हुआ था यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस का। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर भी मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20। ये कट जाएंगे इस तरीके से, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। दोनों ये हमारे पास अल्फा आ चुकी है। और राइट, हमारे पास जो कंपोजिट रॉड इस तरीके से बनाई गई है उसकी टोटल लेंथ हमें पता है वो होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। तो मान लो हमारे पास जो पार्ट्स यूज किए गए थे उसकी लेंथ थी एल ए एंड एल बी। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी एल ए प्लस एल बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, चेंज इन लेंथ ऑफ एल ए, डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी, उसकी वैल्यू कितनी होनी थी 0.03 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेल्टा एल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल ए मल्टीप्लाइड बाई अल्फा ए डेल्टा टी प्लस एल बी अल्फा बी डेल्टा टी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.03
सेंटीमीटर। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। एल ए, अल्फा ए की वैल्यू कितनी थी? अल्फा ए आया था 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री सेल्सियस इंटू 50 प्लस एल बी इंटू 1 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देखोगे 10⁻⁻5 और 50, 10⁻⁻5 और 50 दोनों में से कॉमन लेके इस तरफ डिवाइड करने उसको मैं भेज दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आती है 2 टाइम्स एल ए प्लस एल बी इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 डिवाइडेड बाय 50। ये हो जाता है 3000 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ से इस तरीके से कट के हमारे पास वैल्यू आ जाती है 60। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चली थी तो सेंटीमीटर। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ एल ए प्लस एल बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हो एल ए की वैल्यू जो आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एल ए की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और एल बी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन देखते हैं। Find relative change in moment of inertia of a solid body having coefficient of linear expansion alpha as a function of change in temperature. तो पता क्या करना है? पता करना है relative change in moment of inertia. Change in moment of inertia, पहले तो moment of inertia क्या होता है? Moment of inertia उसको हम लिखते हैं I से, जिसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं mr²। क्या वो एक रिंग है जिसको mr² मान लिया हमने? नहीं, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एक कांस्टेंट k भी हमने ऐड कर दिया। I की वैल्यू kmr² है। हमें पता है क्या करना है? फाइंड रिलेटिव चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डेल्टा I। रिलेटिव करने के लिए उसको I से डिवाइड कर दो तो ये हो गया रिलेटिव चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पता करना है एज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का फंक्शन हमें ये बताना है। कैसे आएगा? बहुत आसान है। देखो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन थी I इज इक्वल टू kmr²। यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसी को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखो ये आ जाता है di इज इक्वल टू km2r dr। ठीक, अब इसी को मैं r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो देखो ये हो जाता है di इज इक्वल टू kmr² मल्टीप्लाइड बाई 2dr अपॉन r। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? डेल्टा I इज इक्वल टू I इंटू 2 डेल्टा R डिवाइडेड बाय R। यानी कि डेल्टा I डिवाइडेड बाय I की वैल्यू तो हमें पता चल गई 2 डेल्टा R डिवाइडेड बाय R आ रहा है। लेकिन अभी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज नहीं आया है। लेकिन ये हमें पता है इसको टेम्परेचर चेंज का फंक्शन कैसे बनाते हैं। हमें क्या पता है? हमारे पास डेल्टा R होता है R इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हमें मिल जाता है डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। इससे हमें मिल जाता है डेल्टा I डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो लेंथ में जो चेंज आता है रिलेटिव डेल्टा एल बाई एल वो तो होता है अल्फा डेल्टा टी। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो चेंज होता है di बाई आई वो हो जाता है 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। या फिर आपसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको यूजुअली करना क्या होगा, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करके स्टार्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके स्टार्ट किया था। एरर वाले कैलकुलेशंस जो होते हैं उसमें भी हम यही सब चीज़ें करते थे। वहाँ पर छोटे छोटे एरर होते थे, छोटे छोटे चेंजेस होते थे। यहाँ पर भी छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन टेम्परेचर के कारण वो चेंजेस हैं लेंथ में। तो इसीलिए हमारे पास इस स्टेप के बाद एक स्टेप और ऐड हो गई, नहीं तो ये एरर कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन था जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं।